मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। मैं लेकर आया हूं आज पंवार वंश की एक और नई खूबसूरत वीडियो। आज हम पंवार वंश के एक ऐसे वीर सम्राट राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्हें कि गढ़वाल का अकबर के नाम से जाना जाता है और उन्हें गढ़वाल के शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे एक राजा गढ़वाल के पंवार वंश में हुए हैं जिनकी राजधानी श्रीनगर तो थी ही, बल्कि उनके राज्य में नवरत्न जैसे बहुमूल्य व्यक्तियों को रखा जाता था। ऐसे उनके पास बहुत अच्छे कलाकार या बहुत अच्छे लेखक और कवि उनके पास थे कि उनका राज्य बहुत खूबसूरत फले फूलने लगा। आज हम ऐसे राजा के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इतनी शांति व्यवस्था गढ़वाल राज्य में लाए थे कि उस जमाने में किसी भी गढ़वाली के घरों में ताले तक नहीं लगते थे। ये खूबसूरत बात है कि गढ़वाल के राजाओं में ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने अपने दरबार में नवरत्न जैसे बहुमूल्य व्यक्तियों को स्थान दिया था, साथ ही बहुत प्रमुख कवियों को भी स्थान दिया था। और उन कवियों के द्वारा जितना कुछ उनके बारे में लिखा गया है वह सभी कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड गढ़वाल के बहुत प्रमुख एक पंवार वंशीय राजा, उनका नाम है फतेह शाह। फतेह शाह वही है जो कि पृथ्वीपति के पोते थे, यानी पृथ्वीपति शाह के जो बेटे थे मेदिनी शाह, वह दिल्ली में चले गए थे और उन मेदिनी शाह के मृत्यु के बाद गढ़वाल के राजा बनाए गए फतेहपति शाह। लेकिन उनकी नाबालिग अवस्था के कारण उन्हें भी उनकी माता कटौची ने संरक्षण दिया था। यह हम कुछ पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं। आइए आज पढ़ते हैं फतेहपति शाह के बारे में और उनके बारे में क्या कुछ डिटेलिंग एग्जाम में आ सकता है, वो सारे तथ्य भी आज हम जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बना रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस राजा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आज तक कई परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, तो अंत तक जरूर बने और मैं गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए क्या क्या होता है। अभी हम बात करने वाले हैं फतेह शाह के बारे में, जो कि गढ़वाल श्रीनगर के 48वें राजा थे। देखो हम पहले राजा कनकपाल से शुरू कर चुके हैं और पिछली वीडियोज हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यहां पर हम फतेहपति शाह के बारे में बात कर रहे हैं, या फतेह शाह जिनका नाम था। इनका शासन काल था 1664 से लेकर के 1716। देखिए 1664 में ये राजा बने और 1716 तक इन्होंने शासन किया था। यहां होता क्या है कि फतेह शाह को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यानी श्रीनगर के राजाओं में एक धार्मिक राजा कहा जाता है, जैसे कुमाऊं में उद्धव चंद को कहते हैं, और इन्हें एक प्रेमानुरागी राजा भी कहा जाता है। प्रेमानुरागी का मतलब है ये कवियों को रखते थे, कलाकारों को रखते थे, इस प्रकार के प्रेम उनके थे। साथ ही साथ नाथ पंथ के अनुयायी भी थे। जितने भी अन्य राजा हुए हैं वो हिंदू धर्म के हुए हैं। उन्होंने इस प्रकार के किसी भी संप्रदाय विशेष को नहीं अपनाया था। एक अजय पाल थे जिन्होंने नाथ संप्रदाय को स्वीकार किया और एक ये थे फतेह शाह जिन्होंने नाथ संप्रदाय को फॉलो किया था। अब इनके बारे में कुछ और जानकारियां हैं, वे क्या क्या हैं देखिए। इनको संरक्षण मिला था पहले। देखो संरक्षण मिलने का कारण ये था, जो इनके पिता थे वो तो अपने पिता को धोखा देने के बाद, पृथ्वीपति शाह को धोखा देने के बाद दिल्ली चले गए थे औरंगजेब के दरबार में, और कुछ समय बाद औरंगजेब के दरबार में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से फतेह शाह को अल्पायु में ही राजा बनाना पड़ा। जब पृथ्वीपति शाह अपने वृद्धावस्था में थे तो उन्होंने 1664 में घोषित कर दिया फतेह शाह को राजा। फतेह शाह को जैसे राजा घोषित किया तो फतेह शाह को स्वयं पृथ्वीपति शाह के द्वारा, जो कि फतेह शाह के दादाजी थे, इन्होंने 4 साल तक संरक्षण दिया था। 1664 से लेकर के 59 तक इनके संरक्षण में रहा था। उसके बाद इनका संरक्षण देते हैं इनकी स्वयं की माँ, फतेह शाह की माँ, जो कि मेदिनी शाह की पत्नी थी। तो रानी कटौची ने 1659 से लेकर के 1677 तक संरक्षण दिया। इस हिसाब से फतेह शाह को 2 लोगों ने संरक्षण दिया था। इससे पहले हम देख चुके हैं जो इनके दादा थे पृथ्वीपति शाह, इनको भी इनकी माता कर्णावती ने संरक्षण दिया था। तो दादाजी को भी और पोते को भी संरक्षण ही लेना पड़ा, क्योंकि पृथ्वीपति शाह के जो पिताजी थे वो तो युद्ध में शहीद हो गए थे, और जो ये थे इनके पिताजी भी दिल्ली जाकर के कहीं मृत्यु उनकी हो गई थी। तो इस हिसाब से इनको संरक्षण मिला। अब रानी कटौची जो थी, रानी कटौची
हिमाचल प्रदेश की थी, यानी सिरमौर कांगड़ा की थी, सिरमौर के राजाओं की पुत्री थी। जब ये यहाँ सिरमौर से यहाँ आती है तो ये अपने साथ 5 भाइयों को भी साथ लेकर के आती है, और ये 5 भाई यहां श्रीनगर आकर के अपने मनमानी करने लग जाते हैं। मनमानी इतने हद तक बढ़ जाती है कि इनके जो कृत्य थे वो जनता से सहन नहीं हो पा रहे थे, और इस वजह से इन 5 भाइयों को मारना पड़ा था। अब देखिए कैसे कैसे कहानी होगी थी। तब ये जो 5 भाई है, ये 5 भाई जैसे श्रीनगर पहुंचते हैं कटौची रानी के कहने पर, यानी इनकी दीदी के कहने पर, तो दीदी के कहने पर ये श्रीनगर आकर के ये 5 भाई जो थे, ये पंच भाई, ये चुलकर और शुंदाकर जैसे कर अपने मनमाने तरीके से श्रीनगर में लगा देते हैं। देखो, चुलकर एक इंपॉर्टेंट कल होता था। ये कहा जाता है कि जिस परिवार में जितने चूल्हे जलते थे उस हिसाब से कर लिया जाता था। तो ये उटपटांग टाइप के अपने मनमाने तरीके से कर लगा रहे थे श्रीनगर में। भाई भला तुम श्रीनगर के राजा के होते हुए कर अपने आप से कैसे लगा सकते हैं? ये कहानी इसलिए हो रही थी क्योंकि हमारा राजा जो फतेह शाह था ये अभी नाबालिग अवस्था में था। राजा तो बना था लेकिन नाबालिग था, तो इसका लाभ ये 5 भाई लेना चाह रहे थे। अब इस बात की भनक लग गई थी यहां श्रीनगर के उस समय के मंत्री, जिनका नाम था पुरिया नैथानी। और पुरिया नैथानी मंत्री को इस बात की भनक लगी कि भाई यदि इन 5 भाइयों के हाथ पर इस प्रकार के कार्य दे दिए जाएं महारानी के कहने पर, तो हो सकता है कि ये 5 भाई श्रीनगर के इस राजकुमार को मार करके हो सकता है ये अपना अधीन इस राज्य को कर ले। तो यहां मंत्री थे पुरिया नैथानी, इन्होंने इन 5 भाइयों को मरवा दिया था, और 5 भाइयों को मरवाया तब जाकर के राजा सुरक्षित होगी। यानी इस प्रकार के इनके कुकृत्य थे, अपने मनमाने तरीके से कर लगा रहे थे। कुल मिलाकर के शकुनी मामा आए हुए थे राजा के, तो शकुनी मामा जहां भी जाएंगे तो भांजे वाला किस्सा यहां पर भी हो रहा था। लेकिन यहां 5 भाई थे, शकुनी था 1 भाई। तो यहां पर जब ये आया, ये जो 5 भाई आए तो पुरिया नैथानी ने इन्हें मरवा दिया। फिर उसके बाद इनके कृत्य को देख करके इस हिसाब से पुरिया नैथानी को गढ़वाल का फड़निवास भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बार बार पूछा जाता है कि गढ़वाल का फड़निवास किसको कहते हैं, तो आप याद रखेंगे किसे? पुरिया नैथानी। पुरिया नैथानी किसके मंत्री थे? फतेह शाह के मंत्री थे। और फतेह शाह ही क्यों, पृथ्वीपति शाह के भी समय के मंत्री थे। तो इसलिए इनको सब कुछ नॉलेज था भाई कि राज्य कैसे चलना है। इस प्रकार से भाईबंदी में भैया लोगों को बुला दिया और आप जो है कि मनमाने तरीके से राजशाही चला रहे हैं, ये कैसा राज्य चलेगा भैया। तो इसलिए पुरिया नैथानी ने अपने हिसाब से कदम उठाया और इनको मार दिया था। ये आप याद रखेंगे, और फड़ निवास कहा जाता है। इतना हो गया। अब यहाँ से आगे फतेह शाह के समय की कुछ और कहानियां हैं, वो बहुत खूबसूरत है, इंटरेस्टिंग। देखिए क्या हुआ था। गुरु राम राय तो आप जानते ही होंगे, SGRR पब्लिक स्कूल सब जानते हैं। तो ये SGRR श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल जो बने हुए हैं वो एक्चुअली गुरु राम राय कोई व्यक्ति थे, उनके नाम पर वो ट्रस्ट बना था और उस हिसाब से विद्यालयों की स्थापना होगी। अब ये जो गुरु राम राय थे, ये गुरु राम राय थे कौन? एक्चुअली ये गुरु राम राय पंजाब से आए थे। पंजाब के गुरु हुआ करते थे हर राय, जो कि सिखों के 7वें गुरु थे, और उन 7वें गुरु के पुत्र का नाम था गुरु राम राय। और गुरु राम राय का इनके काल में, यानी फतेह शाह के काल में, जब फतेह शाह राजा बन चुके थे, राज्याभिषेक उनका 70 में हो चुका था, और ये इनका आगमन होता है 1676 में। ये आगमन होता है देहरादून के अंदर। देहरादून के अंदर जैसे आगमन होता है तो ये गुरु राम राय जो है इनसे फतेह शाह से आज्ञा मांगते हैं, क्योंकि फतेह शाह का ही शासन चलता था देहरादून तक। तो इस हिसाब से इनसे आज्ञा मांगता है, और 1676 में ये यहाँ गढ़वाल में पहुंच जाते हैं, यानी देहरादून में पहुंच जाते हैं। और देहरादून में ये उस समय यहाँ पर अपना निवास करते हैं या अपना डेरा डालते हैं। इसलिए कहा भी ये जाता है कि जो दून घाटी उस समय थी, उस दून घाटी का नाम देहरादून पड़ा है गुरु राम राय के आगमन के कारण। और इस हिसाब से जब ये यहाँ पर आए तो ये तो हर राय के 7वें जो गुरु थे सिखों के, उनके मतलब 7वें जो गुरु थे हर राय, उनके पुत्र थे ये गुरु राम राय। जैसे ये आए तो फतेह शाह ने इन्हें 3 गांव भी दान दिए थे देहरादून में निवास करने के लिए, मतलब परमानेंट ये यहाँ रहना चाहते थे। तब जाकर के गुरु राम राय को इस फतेह शाह ने जमीन भी दान दी थी। भाई राजा थे, दान देना चाहिए था राजा को, क्योंकि इसीलिए
महानता भी देखी जाती थी राजा की। तो इस हिसाब से इन्होंने 3 गांव दिए थे, एक धुमावाला, एक राजपुर और एक पंडितवाड़ी। ये 3 गांव आप याद रखें, जो कि फतेह शाह ने किसे दिए थे? गुरु राम राय को दिए थे। क्यों दिए थे? यहाँ निवास करने के लिए। और जिस दिन ये यहाँ आए थे उस दिन से इनके आगमन के इस शुभ अवसर पर अभी भी देहरादून में झंडा मेला का आयोजन किया जाता है। तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मेला है जो कि सिख धर्म के रूप में मनाया जाता है, या सिख धर्मों का जो मेला मनाया जाता है वो है झंडा मेला। चैत्र मास में मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष। तो चैत्र मास में झंडा मेला क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिस समय गुरु राम राय यहाँ पर आए थे उसी शुभ अवसर के दिन को लेकर के यहाँ पर ये मेला मनाया जाता है, झंडा मेला। तो इस कहानी को भी आप याद रखें, फतेह शाह ने जमीन दी थी। एक और याद रखेंगे, वो है बहुत इंपॉर्टेंट घटना, यानी एक युद्ध है, बहुत खास घटनाक्रम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये वाला युद्ध हर बार पूछा जाता है, शायद इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इस युद्ध से जुड़े हुए हैं सिखों के 10वें गुरु, जिन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली जनपद में हेमकुंड में आगमन हुआ था और हेमकुंड में तपस्या की थी, और वहां लोकपाल झील के निकट उन्होंने तपस्या की। और आज हेमकुंड साहिब भी है, जहाँ की प्रतिवर्ष जो है सिखों के लोग जो है यात्रा करते हैं अपने पवित्र धाम। लोकपाल झील में कौन आए थे? वो आए थे गुरु गोविंद। अब गुरु गोविंद की बात करें तो गुरु गोविंद के साथ एक युद्ध होता है फतेह शाह का। वो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे कहा जाता है बंगाली का युद्ध या भंगाणी का युद्ध। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाली या भंगाणी का युद्ध। और किसके साथ हुआ है? फतेह शाह के साथ। और किसका हो जाता है? ये गुरु गोविंद का। और गुरु गोविंद थे सिखों के 10वें गुरु। और अगर आप याद रखें, ये गुरु राम राय किसके पुत्र थे? तो ये सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र थे। तो इस हिसाब से ये अगर डेट इसकी पूछी जाए तो डेट हम करेंगे 18 सितंबर 1688 को ये युद्ध हुआ था। अब देखो ये युद्ध के पीछे का कारण क्या था। एक्चुअली युद्ध के पीछे के कारण थे सिरमौर के राजा। सिरमौर के राजा शायद इसलिए इनसे बदला लेना चाहते थे क्योंकि सिरमौर के लोगों को इनके राज्य में मारा गया था पुरिया नैथानी के द्वारा, जो 5 भाई मारे गए। इस वजह से भी थोड़ा विवादित हो गए, सिरमौर के राजाओं के साथ विवाद हो गया। तो सिरमौर के राजा ने, जिसका नाम मेदिनी प्रकाश था, इस व्यक्ति ने गुरु गोविंद से गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए सहायता मांगी थी। यानी गढ़वाल का कुछ क्षेत्र वो जीतना चाहता था, युद्ध करना चाहता था। और फतेह शाह तो भाई वीर प्रतापी तो था ही, फतेह शाह को कोई टेंशन नहीं, भाई आना है युद्ध करने आना है तो आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार बैठे हुए हैं। और इस तरीके से होता क्या है, जब ये भंगाणी और बंगाली का युद्ध होता है, इसमें एक घटनाक्रम और इम्पोर्टेंट भी है। उस समय की कहानी है कि फतेह शाह की पुत्री की जो शादी होनी थी वह पंजाब में ही होनी थी, और पंजाब में उनकी पुत्री की शादी जो है बिलासपुर में होनी थी। बिलासपुर में एक राजा थे जिनका नाम था भीमचंद, और भीमचंद के पुत्र से शादी करवानी थी। किसने करवानी थी? फतेह शाह ने अपनी पुत्री की। तो उस समय उस शादी को लेकर के गुरु गोविंद जी ने उस शादी को रोक लिया था, ऐसा कहा जाता है। और वहां पर घमासान भीषण युद्ध हो गया था दोनों राजाओं के मध्य। भाई शादी हो रही है, शादी को रुकवा दिया, युद्ध हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी कठिनाई की बात थी। शादी के दिन वो लड़की या वो लड़का भी क्या सोच रहा होगा, भाई कैसे दिन देखने पड़े। देखो शादी के दिन ही युद्ध हो गई है, और पंजाबी और गढ़वाली के बीच युद्ध हुआ। तो ये वाला जो युद्ध था, ये वाला युद्ध का किसी भी तरीके से कोई निश्चित परिणाम का वर्णन नहीं मिलता है कि कौन जीता था, लेकिन शायद हो सकता था दोनों तरफ से कुछ क्षतियां हुई हो, और दोनों तरफ जो है बात विचार करके ये संपन्न हो गया था। इस युद्ध का वर्णन एक्चुअली जब गुरु गोविंद जी ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है विचित्र नाटक, तो विचित्र नाटक में गुरु गोविंद ने इस युद्ध का वर्णन किया है कि इस प्रकार का एक बंगाली या भंगाणी का युद्ध हुआ था फतेह शाह और गुरु गोविंद के मध्य। तो इस प्रकार से हमने ये याद रखना है भाई 18 सितंबर 1688 को युद्ध हुआ था गुरु गोविंद और फतेह शाह के मध्य। और यहाँ पर गुरु राम राय को आप अलग से याद रखिए, ये 7वें गुरु के पुत्र थे और ये स्वयं 10वें गुरु थे। किसके? सिखों के 10वें गुरु। तो इस प्रकार से हमने इतना कुछ इनके बारे में याद रखा। भाई युद्ध जो भी हुआ था, किसको शरण दी थी, यानी किसको आगमन के लिए यहाँ पर इन्होंने 3 गांव दान में दिए थे, और कौन पुरिया नैथानी था जिसको कि फलनिवास कहते थे, और किन्हें इसने मारा था, यानी पुरिया नैथानी ने मारा। 5 भाइयों को मारा। ये भाई किसके थे? कटौची के, शकुनी मामा,
यानी फतेह शाह के शकुनी मामा। आप याद रखेंगे, ये फतेह शाह वही व्यक्ति है जिसे कि धार्मिक और प्रेमानुरागी और नाथ पंथ के अनुयायी राजा इन्हें कहा जाता है। तो इतनी बातें हम याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, और वो इम्पोर्टेंट बातें अक्सर कर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बातें हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ हमने इनके बारे में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो कुछ चीज़ें पढ़ ली है। आप इसे इस तरीके से या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए या आप डिटेलिंग करके इसे नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं वो भी जान लेते हैं। ये एक ऐसा मात्र राजा हुआ है, ये फतेह शाह एकमात्र ऐसा राजा श्रीनगर में हुए हैं जिनके दरबार में 9 रत्न होते थे। 9 रत्न का मतलब है 9 बहुमूल्य व्यक्ति होते थे जो विभिन्न कलाओं में निपुण व्यक्ति होते थे। उन 9 व्यक्तियों को इन्होंने अपने दरबार में रखा हुआ था। उनके नाम भी अभी काउंट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें एक शब्द और कहा जाता है, गढ़वाल का अकबर। देखो, गढ़वाल का अकबर कहने के पीछे का भी यही कारण था क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न होते थे और नवरत्न रियल में अकबर के दरबार में होते थे दिल्ली में। तो इस हिसाब से इनको गढ़वाल का अकबर कहते हैं और इन्हें गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से शिवाजी थे वीर योद्धा, उसी प्रकार से शिवाजी की तरह ये फतेह शाह भी थे। ये शब्द भी इनके लिए कहे गए हैं। इतनी बात हम याद रखें। इसके अलावा जो इनके जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में कौन कौन से नाम थे देखिए, शशिधर डंगवाल, हरिधर नौटियाल, हरिदत्त थपियाल, हरिदल किमोठी। देखो, 3 तो हरिदत्त ही है। उसके बाद था इनका नाम सहदेव चंदोला, कृपाराम कन्हैया, खेताराम दसमाना, सुरेशानंद थे और वासुवानंद बहुगुणा। ये 9 लोग इनके दरबार में नवरत्नों के रूप में रह रहे थे। तो नवरत्नों के रूप में इन्हें रखा गया था, किसके द्वारा? वही फतेह शाह राजा के द्वारा। अब कुछ इनके दरबार में जो कवि थे, प्रमुख कवि, उनके बारे में भी जान लेते हैं। भाई कौन थे, क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये कवि, और यहीं से प्रश्न आते हैं। अभी तक नवरत्नों में से किसी का भी नाम इस प्रकार से एग्जाम्स में नहीं पूछा गया, लेकिन हम फिर भी अगर लिस्ट नोट करें तो हो सकता है इन फ्यूचर इनमें से भी कोई प्रश्न आ जाए। आयोग का कोई भरोसा नहीं, आपको फंसाने के लिए कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। तो हम क्लियरली अगर याद रखेंगे पूरी स्टोरी तो हम कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 3 प्रमुख इनके दरबार में कवि थे। उन कवि का नाम था, सबसे इंपॉर्टेंट कवि हैं मतीराम। तो कवि मतीराम ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं फतेह शाह के दरबार में रहते रहते। वो क्या क्या लिखे हैं? एक ग्रंथ लिखा है रसराज ग्रंथ, दूसरा छंद पिंगल ग्रंथ, तीसरा छंद सागर ग्रंथ, चौथा ग्रंथ वृत्त कौमुदी। 4 प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। किसने? मतीराम ने। और किसके कवि थे? फतेह शाह के। अब देखिए, इनके जो ये ग्रंथ है, इन ग्रंथों में भी कुछ खास खास बातें कही गई हैं। जो रसराज ग्रंथ है उसे कहा जाता है कि एक चित्रकार थे जिनका नाम था मंगत राम। तो चित्रकार मंगत राम को समर्पित है ये रसराज ग्रंथ, यानी उस मतीराम चित्रकार के बारे में इस रसराज ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ इस रसराज ग्रंथ में ही इस फतेह शाह के कार्यकाल को, जो कि श्रीनगर के राजा थे, उस कार्यकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गढ़वाल राज का या पंवार राजवंश का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? फतेह शाह के कार्यकाल को। और ये कहा किसने है? कहा है मतीराम। ये कवि थे और इन्होंने किस ग्रंथ में कहा है? रसराज ग्रंथ में। ये आप इंपॉर्टेंट करके याद रखें। यानी गढ़वाल का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? फतेह शाह के काल को कहा जाता है। उसके साथ दूसरा इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था छंद पिंगल। तो छंद पिंगल में इन्होंने, ये जो मतीराम थे, इन्होंने इस फतेह शाह राजा की तुलना शिव से की है, तो इनको शिव कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने इतना भी याद रखना है भाई कि राजा की तुलना शिव से की गई है। किसने? मतीराम ने। उसके अलावा इनके छंद सागर और ग्रंथ वृत्त कौमुदी भी इनके ग्रंथ थे। हालांकि इनमें इस प्रकार का कोई विशेष वर्णन नहीं मिला है, तो आप इन दोनों ग्रंथ को याद रखें, रसराज ग्रंथ और छंद पिंगल ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट है, मतीराम के द्वारा लिखे गए थे फतेह शाह के शासनकाल में। उसके बाद दूसरे जो कवि हैं उनका नाम है रत्न कवि, और रत्न कवि का दूसरा नाम क्षेम राज भी है। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखें। क्षेम राज किस कवि का नाम है? रत्न कवि का नाम है। इन्होंने एक फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा हुआ है।
फतेह प्रकाश। ये ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है कि इस क्षेमराज ने यानी रत्न कवि ने हिंदुओं का रक्षक कहा है राजा फतेह शाह को। एक ये बात इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी, सील का सागर कहा गया है किसे, फतेह शाह को। देखिए राजाओं के बारे में जितनी भी चर्चाएं होती थी, जितनी भी भली बातें लिखी जाती थी, वो कहीं ना कहीं कवियों के द्वारा ही लिखी जाती थी। इसीलिए कवि दरबार में रखे जाते थे ताकि राजाओं के बारे में बढ़ चढ़ करके बातें कही जाए। और ये वास्तव में थे भी इस प्रकार के, फतेह शाह राजा ऐसे थे भी, इसलिए भी कहा गया है। तो ये हिंदुओं का रक्षक और सील का सागर किस ग्रंथ में कहा गया है, तो फतेह प्रकाश ग्रंथ में कहा गया है, जो कि रत्न कवि ने लिखा है। इतना हमने याद रखना है। और इसी रत्न कवि ने ये बात भी कही है कि जब फतेह शाह का शासन श्रीनगर में हुआ करता था तो उसमें श्रीनगर के लोग यानी गढ़वाल राज्य में जितने भी लोग रहते थे उनके घरों में ताले नहीं लगते थे, यानी चोरी होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती थी। इतनी शांति प्रिय शासन इनका चल रहा था, फतेह शाह का। कितनी अच्छी बात है, मतलब कि तिजोरी का कोई मतलब ही नहीं। अगर घर में बिस्तर में कोई धन भी रखा हुआ है तो कोई उठा के नहीं ले जाएगा। इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था और इतने अच्छे तरीके से शासन करता थे, इसीलिए तो स्वर्णकाल कहा गया। भाई स्वर्णकाल कहने के पीछे का कुछ राज यही था। और स्वर्णकाल इसलिए भी क्योंकि इन्होंने इतने कवियों को भी संरक्षण दिया, नवरत्न भी रखे, तो इस हिसाब से स्वर्णकाल कहा गया है। और घरों में ताले नहीं लगते थे, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एक कवि हैं जटाशंकर। तो जटाशंकर कहते हैं कि इन्हीं के समय में श्रीनगर में आए थे। इनके जो शासन प्रणाली थी इससे प्रभावित होकर के जटाशंकर इनके दरबार में आए थे श्रीनगर, और इन्होंने इन्हें भी संरक्षण दिया और कर्ण ग्रंथ नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। तो इतनी बातें इनके बारे में भी जान लें। तो रत्न कवि और जो मतीराम थे, ये दोनों के दोनों कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फतेह शाह के समय के। तो इस प्रकार से हमने कवि और इनके नवरत्नों के बारे में भी जान लिया है। अब यहाँ से आगे कुछ और बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे एक कवि और हुए हैं जिनका नाम है रामचंद्र कंडियाल। रामचंद्र कंडियाल ने फतेह शाह यशोवर्मन ग्रंथ लिखा हुआ है। फतेह शाह यशोवर्मन, ये कवि भी इनके शासनकाल के ही माने जाते हैं। तो इन्होंने फतेह शाह यशोवर्मन यानी फतेह शाह के यश गुणगान इसमें सब कुछ वर्णन किया गया है। इतनी बातें हम याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जो कि फतेह शाह से रिलेटेड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो लास्ट के नोट हैं, ये नोट आप याद रखें। देखिए कौन कौन से। एक नोट है जैसे कि फतेह शाह का एक घुड़सवार चित्र भी प्राप्त होता है। अभी तक जो घुड़सवार चित्र है पंवार राजाओं में किसी भी राजा का इस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है, वो मिलता है किसका, फतेह शाह का। तो घुड़सवार एक चित्र मिला हुआ है फतेह शाह का। एक ये बात हम याद रखेंगे, बड़ा खास है। इनकी मुद्रा होती थी। देखिए मुद्रा तो वैसे कई राजाओं की होती थी, लेकिन जो इनकी मुद्रा थी वो बहुत यूनिक थी। वो यूनिक इस प्रकार से थी कि अष्टकोणीय मुद्रा इन्होंने छापा था। अष्टकोणीय का मतलब 8 कोनों वाला। जिस प्रकार से पहले एक 2 रुपये का डॉलर नहीं आता था जिसके साइड में 8 कोने रहते थे, छोटे 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 छोटे, इस प्रकार से पुराने टाइप का डॉलर। अब के डॉलर तो 1 रुपया क्या है, 2 रुपये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पहले के कुछ अलग आकार के आते थे जिसमें कोने बने होते थे। तो अष्टकोणीय मुद्रा इन्होंने छापे थे, किसने, फतेह शाह ने। ये भी हम याद रखिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट नोट है फतेह शाह से रिलेटेड, वो ये है कि 1710 में फतेह शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और कुमाऊं के कत्यूर घाटी को इन्होंने जीता था। कत्यूर घाटी को जैसे इन्होंने जीता तो यहाँ पर गणसार नामक एक गांव था। गणसार गांव याद रखिएगा, गणसार गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। गणसार नामक गांव में इस क्षेत्र को जीत करके इन्होंने बद्रीनाथ भगवान के नाम पर यहाँ भूमि दान दे दी थी। और आज भी बद्री भूमि के नाम से वहाँ क्षेत्र को जाना जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ के नाम से वो गांव दान दिया गया था। कौन सा, गणसार नामक गांव। किसने जीता था, फतेह शाह ने। तो इस प्रकार से हमने याद रखना है भाई कि इनके बारे में ये 1664 से लेकर के 1716। और इसी बीच की कहानी है तीलो रौतेली की। तो तीलो रौतेली की बात करें तो तीलो रौतेली के जो पिता थे वो इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपने तीलो रौतेली के बारे में नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को भी आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर के जरूर पढ़ें,
क्योंकि उनसे रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत विस्तार तरीके से मैंने बताया हुआ है, टोटल डिटेलिंग आप वहां से याद कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानकारियां फतेह शाह से रिलेटेड थे। देखिए फतेह शाह से रिलेटेड हम कितना कुछ जान चुके हैं। पहली चीजें जो याद रखने योग्य हैं या याद रखें वो है, एक प्रिया नैथानी जी का नाम याद रखेंगे क्योंकि इनका नाम पूछा जाना है, जो कि इनके एक मंत्री हुआ करते थे। फिर धार्मिक राजा थे, प्रेमानुरागी राजा थे, नाथ पंथ के अनुयायी थे, ये बात भी हमने याद रखनी है। दादा और इनके माँ ने इन्हें संरक्षण दिया था। गुरु राम राय इनके दरबार में आए थे, यानी इनके समय में देहरादून में इनका आगमन हुआ था, देहरादून में डेरा डाला था। बंगाली का युद्ध या बंगाली का युद्ध हुआ था, जो कि गुरु गोविंद के साथ हुआ था, और विचित्र नाटक में उन्होंने इस युद्ध का वर्णन भी किया था। फिर यहाँ से अगर एकमात्र राजा माने जिनके नवरत्न हुआ करते थे, और एक ऐसे राजा भी ये थे जिन्हें कि गढ़वाल में अकबर कहा जाता है और शिवाजी भी इन्हें कहा जाता है। कबीर मोतीराम ने तो कई चीज़ कहा है। कबीर मोतीराम ने तो ये भी कहा है कि फतेह शाह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है गढ़वाल का, और शिव से भी इन्होंने तुलना की है। हिंदुओं का रक्षक भी इन्हें कहा जाता है, सील का सागर भी कहा जाता है, यानी शांति प्रिय राजा ये थे। और जटाशंकर ने भी वर्णन दिया है, और अष्टकोणीय मुद्रा छापते हैं, और फतेह शाह का घुड़सवार एक चित्र भी प्राप्त होता है, और इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। इतनी सारी बातें हम याद रखेंगे। ये थी एक विस्तृत जानकारी फतेह शाह से रिलेटेड। अभी रुकिए, अभी कुछ 2 राजाओं के बारे में मैं यहीं पर बताने वाला हूँ। यहाँ से फतेह शाह के बाद होता क्या है, फतेह शाह के 2 पुत्र होते हैं। अब फतेह शाह के बाद के जो राजा होते हैं वो पंवारों के पतन की ओर चले जाते हैं, यानी पंवारों की बुरी हालत हो जाती है। पंवारों के मतलब कि राज जो शासन होता है वो डामाडोल स्थिति में आ जाता है। वो कैसे आता है, देखिए 2 राजा और हुए हैं फतेह शाह के बाद। ये दोनों के दोनों एक्चुअली फतेह शाह के ही पुत्र थे, और ये वाले जो पहले राजा थे ये बड़े भाई और दूसरे राजा छोटे भाई। तो बड़े बेटे का जो नाम था, इन फतेह शाह के बेटे का नाम वो था उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह इस प्रकार से पिता के बाद, ये पिता 48वें थे तो पुत्र बने 49वें राजा। 49वें राजा का नाम हुआ उपेंद्र शाह। और उपेंद्र शाह कहते हैं कि ये 1716 में, जब पिता के बाद ये राजा बने 1716 में, तो 1716 में केवल 9 माह तक ये अपने राजगद्दी पर आसीन रहे। उसके बाद ये हुआ कि ये दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बताएं, दीपावली के दिन मृत्यु होने वाले राजा कौन थे पंवार वंश में? उनका नाम था उपेंद्र शाह। ये कई बार प्रश्न बनता है, और हर बार प्रश्न बनता है क्योंकि दीपावली जैसे शुभ अवसर पर, शुभ त्योहार पर जिस राजा की मृत्यु हुई हो, उन राजा का नाम है उपेंद्र शाह। वास्तव में उपेंद्र शाह तो फतेह शाह के बेटे थे। पिता इस प्रकार से महान राजा, और पुत्र केवल दीपावली के दिन इनकी मृत्यु होगी। कई जगह पर जो मौलाराम है, उन्होंने मौलाराम ने प्रीतम शाह इस उपेंद्र शाह को नाम दिया हुआ है, प्रीतम शाह। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। केवल 9 माह शासन करने वाले राजा कौन है? 49वें हैं, और उनका नाम था उपेंद्र शाह, जो कि फतेह शाह के पुत्र थे, और 1716 के आसपास इन्होंने शासन किया। उसके बाद एक इन्हीं के छोटे भाई राजा बनते हैं, उनका नाम रहता है दिलीप शाह। तो दिलीप शाह ये 1717 के आसपास ये राजा रहते हैं, और दिलीप शाह एक ऐसे राजा थे जो कि अपने पूरे पंवार वंश में सबसे छोटा शासनकाल वाले राजा हैं, और क्रम संख्या है 50, ठीक अर्धशतक। और अर्धशतकीय राजा सबसे कम शासनकाल वाले हैं पूरे पंवार वंश में। तो हम 50वें याद रखेंगे, करेक्ट है, सबसे कम शासनकाल। और कहा जाता है ये दोनों जो राजा थे ये दोनों के दोनों फतेह शाह के पुत्र थे। अब एक रहस्यमयी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि भाई देखो, जो यहाँ पर ये दिलीप शाह हैं ये तो गढ़वाल के पंवार राजवंश में सबसे छोटे शासनकाल वाले राजा हैं। अब जो इनके बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम होता है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह पूरे पंवार राजाओं में सबसे लंबे शासनकाल वाले राजा होते हैं। तो पिता सबसे कम शासनकाल वाले और पुत्र सबसे लंबे शासनकाल वाले। तो ये भी एक रहस्यमयी कहानी है। इसके बारे में हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे, प्रदीप शाह के क्या क्या कार्य होते हैं। प्रदीप शाह के समय में गढ़वाल और कुमाऊं में मैत्रिक संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे संबंध बनते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अभी टोटल हम पंवार वंश के टोटल 60 राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आगे कुछ वीडियोज़ में उनकी भी जानकारी हम पढ़ लेंगे। तो इतनी जानकारी हम याद रखें फतेह शाह के बारे में। देखिए, फतेह शाह का मैंने डिटेल इसलिए बताया
क्योंकि फतेह शाह के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। नवरत्न हुए, इनके कवि हुए, किस कवि ने क्या कहा है और क्या क्या इनको नाम दिए गए हैं, शील का सागर और शांतिप्रिय राजा, और इस प्रकार से ये धार्मिक, प्रेमानुरागी, और इनके समय में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। कितनी बहुत अच्छी बात थी। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना। बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य था। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप अपने नोटबुक में अच्छे से यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको परमार वंश के ये फतेह शाह के बारे में अदर बुक से या अदर जगह, अदर सोर्स से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये है पूरी डिटेलिंग, और इस डिटेल के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।